हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, अपने लास्ट लेक्चर में हम क्लास 10th का बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो उसी को ही आगे आज कंटिन्यू करते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन हमें आज करने हैं। चलिए, तो एक बार आप देख लीजिए। लास्ट लेक्चर में जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि काफी डिटेल में हमने उन्हें समझा था। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे कि जो आयनिक कंपाउंड है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई क्यों होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था कि जो आयनिक कंपाउंड है वो जुड़े होते हैं, उनके बीच होता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो जुड़े हुए होते हैं। तो यदि उनका बॉन्ड ब्रेक करना है, यानी उन्हें अगर अलग अलग करना है, तो हमें जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई करना पड़ता है। तो इस वजह से, यानी कि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना ही आपको इसमें लिखना है। अगला क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्यूशंस। आपके पास दो सॉल्यूशन है, ए और बी। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है ये ए और एक सॉल्यूशन है बी। द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6। तो सॉल्यूशन ए जो है इसका जो पीएच मान है वो है 6, पीएच वैल्यू है 6। ठीक है, एंड पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8। और एक ये सॉल्यूशन बी है, कुछ तो है सॉल्यूशन, उसका जो पीएच मान है यानी कि पीएच वैल्यू है वो है 8। ठीक है, विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। अब ये है मेन क्वेश्चन कि कौन सा सॉल्यूशन इन दोनों में से, ए और बी में से, जिसका जो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा होगा, यानी कि कौन ज्यादा H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया है कि कौन सा ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन प्रोड्यूस करेगा। ए और बी में से आपको सिंपल आंसर लिखना है, विच वन ऑफ दिस इज एसिडिक, विच वन इज बेसिक। और आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा एसिडिक होगा और कौन सा बेसिक होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन है और 2 नंबर में पूछा गया है, आप आसानी से कर लोगे। अब देखो, ज्यादा H पॉजिटिव आयंस कौन प्रोड्यूस करेगा, जो एसिडिक नेचर का होगा। बिल्कुल करेगा। तो आप अगर ये पता लगा लो इन दोनों में से एसिडिक नेचर का कौन सा है, वही H पॉजिटिव आयन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि देखो, जो बेसिक नेचर का होगा वो तो OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा, है ना, और जो न्यूट्रल होगा वो कुछ भी आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब इन दोनों में से न्यूट्रल तो हो नहीं सकता, क्योंकि न्यूट्रल जो होता है उसका पीएच होता है 7, है ना। तो न्यूट्रल तो यहाँ पे है ही नहीं, इन दोनों में से कोई न्यूट्रल है ही नहीं, एक बेसिक है और एक एसिडिक है। ठीक है, तो आपको पता है जो हमारा पीएच स्केल होता है कुछ इस तरीके से, ये है 7, ये है 14 और ये है 0 से 1, 0 से लेके 7, 7 से लेके 14। तो आपको पता है 7 से लेके 14 तक नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। ठीक है, बेस होते हैं सारे। 7 से लेके 0 तक यानी कि कम, यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ये सभी क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो आप देखो ए वाले का जो पीएच है वो है 6। ठीक है, तो ये कैसे नेचर का हुआ, ये होगा एसिडिक नेचर का, यानी कि ए फॉर एसिडिक नेचर भी हो गया ये ए वाला सॉल्यूशन। और ये जो बी वाला है इसका पीएच 7 से ज्यादा है। 7 वाला क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसका पीएच 7 से ज्यादा है। 7 से ज्यादा यानी कि कैसे नेचर का, बेसिक नेचर का। क्लियर है, ये हो गया हमारा बेसिक नेचर का, ये एक बेस है। ठीक, अब आपको दोनों का आंसर करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है ए, क्योंकि ए क्या है, एसिडिक नेचर का है और ज्यादा H पॉजिटिव आयंस ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यानी कि ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इसकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा एसिडिक कौन सा बेसिक, तो हमने बता दिया, जो सॉल्यूशन ए है वो एसिडिक नेचर का है और जो सॉल्यूशन बी है वो बेसिक नेचर का है। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप एक बार इसे देख लीजिए, आपको नोट करना है तो आप इसे नोट कर सकते हैं।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है, शो द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हमें ये जो कंपाउंड बन रहे हैं इनका फॉर्मेशन बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से इनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये हमें बताना है सिंपली। चलो तो पहला वाला है हमारे पास Na2, ये वाला 16 वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो 2 पार्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो एक पार्ट सॉल्व करते हो तो 1 नंबर मिलता है, दूसरे दोनों सॉल्व कर लेते हो तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे पूरे। तो काफी इजी क्वेश्चन ये भी है। तो चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहां पर ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो चलो इसे एक बार देखते हैं। तो फर्स्ट वाला है Na। अब आप जानते हो सोडियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2A to 1। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यानी कि स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करना है? 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंसी इसकी 1 है। सोडियम की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये है सोडियम, 2 सोडियम है प्लस 2 सोडियम 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएंगे। 2 सोडियम है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 1 सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 से 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर। ये दे देगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको? ऑक्सीजन को। तो ये है ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स O2 नेगेटिव। ये क्या बन जाएगा? O2 नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब इसे आगे देखो कैसे करेंगे हम। ये रहा हमारे पास सोडियम है, अब ये 2 सोडियम है, अब यहाँ पर करते हैं इसे। आउटर शेल पे है 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर शेल पे भी है 1 इलेक्ट्रॉन। आउटर शेल यानी कि जो क्या इसकी वैलेंसी, जो इलेक्ट्रॉन इसने देना है, डोनेट करना है। ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास ऑक्सीजन, जिसके पास है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ठीक है, अब ये ऑक्सीजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये नाइट्रोजन, सॉरी ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये वाला सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जिससे कि इसका तो ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, और इनका भी ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट, यानी कि ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल, जिससे कि ये कंपाउंड बनाएंगे Na2। क्लियर है इतना? इस तरीके से ही आपको ये करना है। ठीक है, चलो क्लियर। तो MgCl2 वाला आप खुद से कर सकते हो, एक बार आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, नहीं होता है तो फिर मैं यहाँ पर सॉल्व कराती हूँ। चलो तो आपने कर लिया होगा, तो इसको भी सिंपली ऐसे ही करना था, MgCl2। तो देखो Mg है हमारे पास, Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर आ गया हमारा 2Cl 2 इलेक्ट्रॉन विथ 2Cl नेगेटिव। ठीक है, तो इसको भी हम सेम ऐसा ही बना लेंगे, इसका स्ट्रक्चर भी। ये है Mg के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, डॉट स्ट्रक्चर हमें बनाना है ना यहाँ पर। तो देखो फॉर्मेशन बताना है ना यहाँ पर। तो देखो इससे कैसे बनेगा, वैसे यहाँ पर आप ऐसा 2Na प्लस ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ऐसे आप लिख सकते हो। और यहाँ पर आप लिख सकते हो 7 होते हैं इसके आउटर शेल में, एक यहाँ से ये दे देगा, एक यहाँ से ये दे देगा। ठीक है, दोनों क्लोरीन को। तो एक क्लोरीन इसके पास 8 हो जाएंगे, इसके पास भी 8 हो जाएंगे, इनका ऑक्टेट कंप्लीट, ये स्टेबल,
यहाँ पर mg के पास कितने होते हैं 2,8,2, यानी कि आउटर शेल में कितने होते हैं 2 होते हैं, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं टोटल। आउटर शेल में 2 होते हैं, निकाल लेगा। आउटर शेल कौन सी बन गई 8 वाली बन गई, स्टेबल बन गया। ठीक है, स्टेबल से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर फॉर्मेशन दिखाना है, तो इस तरीके से ये फॉर्म होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। क्लियर है, इतना समझ में आया? तो इजी था दोनों, तो आप इस तरीके से करोगे, दोनों पार्ट आपने कर दिए होंगे अगर, तो आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। काफी है। अब अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसके 2 पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 टोटल कितने नंबर का है, 3 नंबर का। ठीक है, तो आपको 3 नंबर अगर इसमें गेन करने हैं तो 2 आप ये वाला कर लोगे, एक ही वाला कर लोगे, 3 नंबर हो जाएंगे। अब देखो दोनों क्वेश्चन काफी इजी हैं और मिलते जुलते भी हैं, एक ही चैप्टर से पूछे गए हैं। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। तो CH4 मॉलिक्यूल का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, जो आप आसानी से बना लोगे। अब अगर कार्बन की बात करें और हाइड्रोजन की बात करें, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और हाइड्रोजन का है 1। तो कार्बन की जो हाइड्रोजन है उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। कार्बन में 2,4, यानी कि आउटर शेल में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो अब हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो CH4 का आसानी से हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेंगे। यहाँ पर इसके पास है इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चलेगा 4 इलेक्ट्रॉन? ये जो आउटर शेल है ना, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर इस पे लगाने, यानी कि जो डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं उसमें उतने इलेक्ट्रॉन लगाने हैं, जो मान लीजिए जो वैलेंसी है उसकी। ठीक है, तो वैलेंसी हम पढ़ चुके थे चैप्टर में कि क्या क्या है। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो सारे हाइड्रोजन के पास तो एक एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस तरीके से कुछ इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। आप इसको पूरा ऐसा ऐसा भी बना सकते हो कि ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन भी इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, ये जो अब कार्बन है इसके ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास तो 4 ही है। इसको पूरा स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, बाकी चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप स्ट्रक्चर दिखा सकते हो, या जो नॉर्मली आप दिखाई रहे थे। ध्यान रखना है आपको, जो दोनों आपने लिए हैं एलिमेंट, उनके जो इलेक्ट्रॉन आप शो करोगे, इलेक्ट्रॉन आप अलग अलग शो करोगे, यानी कि जैसे कार्बन के आपने क्रॉस से शो कर लिए, तो हाइड्रोजन के आप सर्कल से शो कर लोगे। ठीक है, या आप स्टार से शो कर सकते हो, कैसे भी आप शो कर सकते हो। ठीक है, जिससे डिफरेंशिएट इजीली हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बनाता है, ये इस तरीके से ये बनाता है ऐसे बॉन्ड। ठीक है, थोड़ा डिटेल में भी हमने पढ़ लिया। वैसे 1 नंबर के लिए आपको सिर्फ इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। ये लिखना है आपको, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये लिखने हैं। इसके अलावा आपको
स्ट्रक्चर बना देना है, डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर है इतना? चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है गिव द आयुपैक यानी कि IUPAC इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, फुल फॉर्म कभी पूछी जा सकती है, वैसे आज तक पूछी नहीं गई। ठीक है, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए गए हैं, आपको इसका IUPAC नेम लिखना है। तो देखो काफी इजी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप आसानी से इसका IUPAC नेम लिख लोगे। ठीक है, तो देखो कितने कार्बन है, 8 मेथ प्रोप, यानी कि 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए आएगा प्रोप। ठीक है, इसके अलावा देखो कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ये लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, है ना। COOH क्या होता है हमारा, COOH है कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही तो होता है, बिल्कुल होता है। तो ये होगा 8 मेथ प्रोप, और प्रोप क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड, है ना। 1 पे, ये पहले कार्बन पे ही लगा हुआ है ओइक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में भी 3 कार्बन है यानी कि प्रोप। ठीक है, और कार्बन पर एक पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। डबल बॉन्ड O क्या शो करता है, ये C डबल बॉन्ड O है जो, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कीटोन ग्रुप। ठीक है, जब इस वाले कार्बन पे दोनों साइड से क्या लगे हुए हैं, कोई और ग्रुप लगे हुए हो, इस तरफ से कोई R ग्रुप, इस तरफ से कोई R ग्रुप, इस तरीके से लगा हुआ हो, तो ये क्या होता है, हमारा कीटोन होता है। ठीक है, चलो तो ये क्या हो गया, 8 मेथ प्रो, और कीटोन के लिए क्या लिखते हैं हम, लास्ट में सफिक्स ओन लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा प्रोपेनोन, या इसको बच्चों हम एसीटोन भी कहते हैं। तो एसीटोन इसका IUPAC नेम नहीं है, वो कॉमन नेम है। हम इसे जो है नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि इसे एसीटोन कहा जाता है। ठीक है, तो वो IUPAC नेम तो नहीं है, IUPAC नेम तो यहाँ पर प्रोपेनोन ही है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स में तो आपका क्या आ गए, जो IUPAC आ गया, जिसमें आपको नोमेनक्लेचर करना है, और 1 नंबर का एक रिएक्शन आपको यहाँ पर लिखनी है। तो रिएक्शन क्या लिखनी है, राइट द केमिकल रिएक्शन, है ना। एक रिएक्शन आपको लिखनी है, क्या रिएक्शन लिखनी है कि जिंक इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकेंड सल्फेट। ठीक है, तो जिंक ग्रैन्यूल्स को, हमने ये रिएक्शन भी पढ़ी है, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि जिंक को जब आयरन सेकेंड सल्फेट के सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो चलो, तो जिंक प्लस FeSO4 ये क्या बनाता है, ये बनाता है ZnSO4 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर होती है प्लस Fe। तो काफी इजी ये है, तो ये हमारा जैसे एक्वस है, तो काफी इजी ये है। ठीक है, आयरन सल्फेट ये हो गया, ये हो गया जिंक, रिएक्शन होगी, बनेगा ZnSO4 प्लस Fe। क्लियर है? समझ में आया इतना? रिएक्शन इजी थी। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, देखो 3 नंबर में कितने इजी इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, आपने चारों जो भी हमारे केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं 10th में, ठीक है, तो चारों चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं, ध्यान से पढ़े हैं, जो भी हमने नोट्स बनाए थे, नोट से आपने पढ़े हैं, तो उसी से ही क्वेश्चन आए हुए हैं, जो भी हमने पढ़ा है सेम उसी से ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने ध्यान से पढ़े होंगे तो आप आसानी से कर लोगे क्वेश्चंस को। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? तो डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ऐसा क्यों? चलो यानी कि आश्रित, अच्छा ये अथवा में क्वेश्चन है, या तो आप ये ऊपर वाला 3 मार्क्स का क्वेश्चन कर लो जो कि इजी था वैसे तो, है ना, IUPAC नेम और ये रिएक्शन लिखना, या आप ये वाला क्वेश्चन कर लो, इसमें भी 2 पार्ट है और ये दोनों भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन ये है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। अब देखो दोनों ही वाटर है, ये भी तो वाटर है और ये भी वाटर है, डिफरेंस क्या है, ये डिस्टिल्ड वाटर है और ये रेन वाटर है, ये वर्षा का पानी है, डिस्टिल्ड पानी, और यानी कि प्योर वाटर है हमारा।
तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ये कुचालक है, जबकि ये क्या है, हमारा चालक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इतना भेदभाव क्यों, दोनों में इतना डिफरेंस क्यों, क्योंकि दोनों ही वाटर है। तो या तो दोनों ही करें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, या तो दोनों ना करें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, है ना। तो दोनों में से एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा। तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो वही हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखो बच्चों, जो ये डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, हमारा प्योर H2O है, जिसपे कोई भी आयंस नहीं है। ठीक है, तो चलो इसका आंसर लिखते हैं। चलो तो यहाँ पर ही लिखते हैं, डिस्टिल्ड वाटर क्या है, इज प्योर H2O विद नो आयंस। डिस्टिल्ड वाटर क्या है, प्योर H2O है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ भी आयंस है ही नहीं। आयंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेगा, तो आयंस नहीं है, दैट इज वाई इट डू नॉट कंडक्ट, दैट इज वाई it do not conduct electricity, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। लेकिन जबकि रेन वाटर, जबकि रेन वाटर क्या है, रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कैसे, वेयर एज रेन वाटर इज द कलेक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस कैसी एटमॉस्फेरिक गैसेस, जैसे कि CO2 है, SO2 है, इनके साथ क्या करता है ये रेन वाटर जो है, रेन वाटर क्या होता है, इज द कलेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज, इज द कलेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज लिख लेंगे, इम्प्योरिटीज लाइक एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो रेन वाटर है क्या हमारा, इम्प्योरिटीज यानी कि अशुद्धियों का एक क्या है, कलेक्शन है, जिसमें क्या है, एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, जैसे CO2, SO2। ठीक है, ये इसमें इम्प्योरिटीज हैं। अब ये जो इम्प्योरिटीज है, विच कंटेन, by which it contains ions, कैसे ions, H पॉजिटिव ions, like H पॉजिटिव। तो ये H पॉजिटिव ions इसमें होते हैं, इसीलिए ये आप पूरा आगे लिख सकते हैं, that is why it conduct electricity, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। शॉर्ट में समझते हैं, तो देखो डिस्टिल्ड वाटर हमारा प्योर H2O है। दूसरी चीज, इसके पास कोई भी आयंस नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होगी, जब आयंस होंगे, तो इसके पास कोई आयंस नहीं है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाता। ठीक है, जबकि अगर हम रेन वाटर की बात करें, तो रेन वाटर में कई सारी अशुद्धियां होती हैं ना, रेन वाटर ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो बीच में क्या है, एटमॉस्फेयर की गैसेस भी है ना, क्लाउड्स के नीचे क्या है, एटमॉस्फेयर भी है, क्लाउड्स के ऊपर भी, क्लाउड्स भी हमारे एटमॉस्फेयर में ही है। तो वहां पर क्या होती है, जो हमारी कई सारी गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, NO2, ये सारी जो गैसेस है ये हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये जो रेन वाटर है, ये जो वर्षा का पानी है, इन गैसेस के साथ मिल जाता है, इन गैसेस के साथ मिल करके क्या बनाता है, एसिड बनाता है। ठीक है, इन गैसेस के साथ मिल करके क्या बनाता है, एसिड बनाता है। जैसे कौन सी गैसेस के साथ, जैसे SO2 है, NO2 है, CO2 है, इन गैसेस के साथ मिलकर वर्षा का पानी क्या बनाता है, एसिड बनाता है। लेकिन कैसे एसिड बनाता है, वीक एसिड बनाता है। कभी कभार ये बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, जिस वजह से जिसे हम एसिड रेन के नाम से भी जानते हैं, अम्ल वर्षा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन वैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो ये क्या करता है, एसिड फॉर्म करता है, वीक एसिड ये बनाता है। ठीक है, रेन जो है एटमॉस्फेयर की गैसेस के साथ मिल करके वीक एसिड बनाता है। अब ये जो वीक एसिड होते हैं, इनमें H पॉजिटिव आयन तो होते ही हैं, H पॉजिटिव आयंस होंगे। अब इन्हीं H पॉजिटिव आयंस की वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी कि जो विद्युत के ये चालक होते हैं।
क्लियर है? तो बहुत इजी सा ये आंसर था। आप इसको कितना भी बड़ा लिख सकते हो, कितना भी छोटा लिख सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर लिखना है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से इतना ही आंसर लिखना है, बहुत बड़ा आंसर आपको नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। तो ये काफी एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई, अच्छा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप एक बार इसको नोट कर लो, इसको एक बार समझ लो। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। चलिए तो इसको एक बार आप कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट है, ख वाला। Why is the conversion of ethanol to ethanoic acid an oxidation reaction? यानी कि इथेनॉल से, इथेनॉल जो कि एक अल्कोहल है, तो एथेनोइक एसिड जो कि एक एसिड है, अल्कोहल से एसिड बनने की जो रिएक्शन है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। लेकिन क्यों है, वाई, क्यों ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो ये हमें समझना है। ठीक है, तो इसका आंसर हम देंगे। तो देखो बच्चों, पहले तो रिएक्शन लिख लेंगे कि सच में क्या ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है भी या नहीं है, पहले ये देखते हैं। तो चलो, एथेनॉल, ये हो गया हमारा एथेनॉल। एथेनॉल से बन रहा है एथेनोइक एसिड। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में बनता है, ये बनता है एल्केलाइन, KMnO4, या एसिडिफाइड K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों है, तो देखो, आप जब हम एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बना रहे हैं तो आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो देखो ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है ना, यहाँ पर तो एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पर दो दो आ गए। दूसरी चीज क्या हो रही है, यहाँ पर हो रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन यहाँ से हटाया जा रहा है, ऑक्सीजन ऐड किया जा रहा है, यही तो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें किसको शो करती हैं, किसकी डेफिनेशन है? अगर आप ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन देखो तो वो क्या है, ऑक्सीजन को ऐड करना और हाइड्रोजन को रिमूव करना। जबकि आप रिडक्शन की डेफिनेशन देखो तो रिडक्शन की डेफिनेशन क्या है, रिडक्शन की डेफिनेशन है हाइड्रोजन को ऐड करना और ऑक्सीजन को रिमूव करना। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या शो करती है, ऑक्सीजन का एडिशन शो करती है। इसी वजह से ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो आपको आंसर में भी इस तरीके से रिएक्शन लिखनी थी, शो करना था कि ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है। क्लियर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्लियर है इतना? चलिए, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी पेपर को सॉल्व करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।